क्या आपको होती है एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल क्रैक करने की टेंशन? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है एक सही प्रिपरेशन की। एग्जामो प्रो सब्सक्रिप्शन आज ही ज्वाइन करें, जिसमें आपको मिलते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, वो भी देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। सो आज ही सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें और अपने सरकारी नौकरी के सपने को साकार करें। डाउनलोड एग्जामो लर्निंग ऐप नाउ। कौन दिल फेंक रहा है अपना? सकेत जायसवाल। वैलेंटाइन का असर। फिर भी लाल कलर का दिल है, अच्छी बात है। कई लोग तो काले रंग का दिल बना देते हैं, इमोजी वो भी काले रंग का। डर लग जाता है देख के। आ रही है आवाज? ओके। आज मेरी आंखों में ना घोर दर्द हो रहा है। स्क्रीन ओवर स्क्रीन यूसेस, हर महीने एक बार ऐसा होता है। बट मैंने कहा आपकी क्लास लूंगा, बाकी क्लास भले ही ऑफ कर दें। ओके, आगे बढ़े। सो लेट्स डू द क्वेश्चन। सारे लड़के पागल पड़े हैं। लव यू सर लिख रहे हैं, देखो। कौन है भैया? एक से रुकेगा, एक से रुकेगा। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? यस, हु इज दिस? Yeah, Shashank, I'm right now in a class, so tomorrow 11 a.m. suits me. Tomorrow 11 a.m. Okay, 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 thank you. All right, so let us begin the class today. चश्मा से कुछ फायदा होता है क्या सके? यार मैं 2 बार डॉक्टर के पास गया, वो बोलता है तुम्हें चश्मे की जरूरत नहीं है, आंखों का पावर चकाचक है। ठीक है, मैंने बोला लाइट वेट जो बचा था, इसलिए स्क्रीन काली कर दी मैंने, है ना। सफ़ेद से सफ़ेद ज़्यादा दिक्कत करता था, और महीने में एक बार ऐसा हो जाता है जब आंखें जवाब देने लगती हैं। चलो ये पढ़ो सवाल। कह रहा जो एफिशिएंसी है पी क्यू आर का, वो 7:8:5 में है। एक साथ काम करके वो एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और आर ने एक साथ काम किया 10 दिनों तक। कह रहा बाकी का जो काम है वो क्यू अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। आसान सा सवाल है, करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एफिशिएंसीज आपको दिया है 7, 8, 5। क्या है, एक साथ काम करेंगे 30 दिन लगेगा। 8, 7, 15, 5, 20, 20 × 30 हो गया। सो यानी ये काम जो है वो 600 यूनिट का है। ये चलो क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है आपको कि पी और आर ने एक साथ काम किया तो 12 यूनिट से काम किया है। कितने दिनों तक किया? 10 दिनों तक। सो 120 यूनिट हो चुका है। कितना काम बाकी है? 480 यूनिट्स बाकी है। कौन करने वाला है? क्यू को अकेले करना है। क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? 8 की है। सो दिन कितने लगेंगे? 60 दिन लगेंगे, यानी पहला क्वेश्चन हो गया 60। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ऑलराइट, ओके, फायदा होता है बहुत, दैट्स ग्रेट। मैं जाना है डॉक्टर के पास, कल सुबह जा रहा हूँ। मैं बोलूँगा सकेत जायसवाल ने बोला है कि चश्मा लगाने से फायदा होता है, मैं 2 चश्मा ठीक है लेके आऊँगा कल पक्का। मनन्स इनकम इज 50% मोर देन दैट ऑफ अनु। निधिस इनकम इज 17/15 ऑफ मनन्स। एंड सुरेश की इनकम जो है 17/11/17% मोर देन निधिस। नाउ इनकम्स ऑफ मनन, अनु एंड निधि are increased by 10%. Suresh income is approximately what percent of increased Anush income now? तो लंबी सी कहानी है, जरा देखते हैं कहानी क्या है, इसका मतलब क्या है। कह रहा मनन की इनकम 50% ज्यादा है अन्नू से, तो ये 50% मोर का मतलब होता है 2:3। ले लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज मनन एंड दिस इज अनु। निधि की जो इनकम है वो 17/15 है ऑफ मनन। अब देखो, अगर मैं इसका 17/15 निकालूंगा तो आप कहोगे अगर ये 15 होता तो अच्छा लगता, तो मैंने कहा इसको 15 ही कर लेते हैं। अब अगर आप इसका 17/15 निकालोगे तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। सो निधि इज 17 नाउ। देन अब क्या है, मनन एंड सुरेश इज 17 11/17% मोर देन निधि। सो ये देखो 17 11/17% का मतलब क्या होता है? 289 + 11 दैट इज 300/17। और अगर इसको परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 3/17 बनेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा हो गया, इसका 3/17 निकालो और उससे बढ़ा दो, तो जो सुरेश साहब हैं वो 3/17 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। ये कुल मिला के कहानी है, दैट इज द इंटायर स्टोरी। मनन, अन्नू और निधि की सैलरी को अब कह रहा है 10% से बढ़ाया जाएगा।
सुरेश की जो इनकम है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है इंक्रीज्ड अनु इनकम जो है उसके बेस पे। तो देखो ये अनु है आपके 10, सो 20 को मुझे निकालना है, इसको 10% बढ़ा के, तो ये हो जाएगा 1, इसका 10% कितना होगा 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11। तो 11/20 आपका कितना आएगा? आप कहोगे कि देखो ध्यान से, इसको आपको कैसे समझना है, ये डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। 9.09 1/11 होता है, तो इसका लेना देना क्या होगा 18.18, बट ये बड़ा है तो ये 181.82 बन जाएगा परसेंटेज में। आपका आंसर हो गया कितना? बी ऑप्शन। ओके, चश्मे में और स्टाइल्स लगेंगे, अच्छा सही है, लेके आता हूं, कल ही लेके आता हूं। ये हो गया आपका। अब देखो इसको जल्दी से कैसे सीखना है आपको, हमेशा ध्यान रखो, शुरुआत में ये वैल्यू देख रहे हो आप 20/10 थी। 20/10 कितना होता है? 200% होता है। यस, कैसे इसको समझना है, ध्यान से देखना। कभी भी बेस अगर आप 10% से बढ़ा दोगे ना, बेस अगर आप 10% से इंक्रीज कर दो, पहले बेस क्या था 10 था, आपको 10% बढ़ा के परसेंटेज निकालना है। अगर आप बेस को 10% बढ़ाते हो तो जो ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू है ना आपकी, ये +1/10 है, तो ये -1/9 कम हो जाती है। सो 200 अगर -1/9 कम होगा ना, तो ये 22.22 कम हो जाएगा, और आप खुद देखो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। ओके, नहीं सॉरी 1/11 होना चाहिए ना, मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, ये -1/11 जाएगा, -1/11 है, तो 200 का -1/11 निकालोगे ना तो 9.08 का डबल हो जाएगा 18.18, एंड इफ यू जस्ट डू दिस यू विल गेट दिस आंसर, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन सॉरी, है ना। सो कुछ नहीं है, चाहे आप डिवाइड कर लो सीधा, चाहे आप इस लॉजिक से कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ये देखिए जरा, गरिमा 15 बाइसाइकिल बेचती है तो प्रॉफिट होता है 754 रुपए पर बाइसाइकिल, 5 बाइसाइकिल पे उसको लॉस होता है 364 रुपए पर बाइसाइकिल। अगर टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कह रहा है कि सारे बाइसाइकिल पे 25% का होने वाला है, 25% का होने वाला है, तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस पर बाइसाइकिल कितनी होगी। अच्छा, तो देखो देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है। 15 पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 754 के हिसाब से हो रहा है, और जो नुकसान हो रहा है 5 पे वो कितना हो रहा है 364 का हो रहा है। ये अगर मैं अंतर निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो पहले आप नेट प्रॉफिट निकाल लो। तो आपने कहा इसको 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, कैसे करोगे? तो आप कहोगे एक काम करो, पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7540, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको यहां पर मिलेगा, देखो 3750 का डबल 7500 होता है, ये 3770 है, ठीक है, उससे 20 ज्यादा है तभी यहां 40 ज्यादा है, तो ये 5 गुना होगा। इन दोनों को मैं जोड़ने जा रहा हूं, जरा देखना। 75 को अगर आप 37 में जोड़ोगे तो आपको मिलता है 112, और यहां से एक आएगा तो ये हो जाएगा 113, और ये हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू 113 हो गई। 5 को मल्टीप्लाई करते हो, इसका मतलब होता है 10/2, तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपली 1810, ठीक। तो कुल मिला के आपकी कहानी जो है वो ये है, दैट्स इट। अब 11310 में मुझे क्या घटाना है? मुझे घटाना है 1810, तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो ये 1310 है, उससे 1310 हटाओगे तो 500 और घटाना पड़ेगा, 10,000 में 500 और जाएगा तो बनेगा 9500। अब कहानी क्या है? कहानी यह है भैया, देखो कि यहां पर कह रहा है 25% का मुनाफा है कि नहीं है? 25% का मुनाफा है। सो आपको अब कैलकुलेट क्या करना है, ये 25% का मुनाफा ऐसा नहीं है, आप कहोगे ये जो वैल्यू है नेट प्रॉफिट है, तो ये खुद ही 25% मुनाफे के बराबर है। सो 25% ऑफ क्या? आप कहोगे ऑफ, ये टोटल साइकिल है 20 तुम्हारे पास, सो 20 का जो सीपी है उसका 25% इसके बराबर होगा। सो आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लो तो आपको 500% मिलेगा। 500% इज इक्वल टू 5 एक्चुअली, सो 9500/5। किसी भी चीज को 5 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब होता है इसको आप 10 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 950 का डबल बनेगा। 950 का डबल कितना होगा आपका? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 1900, समथिंग, सम मिस्टेक इज देयर। 1820 होगा ना? एक मिनट, ये 364 था, हाँ 62 गलत लिखा है मैंने,
वो आंसर मैच भी नहीं करे ना, 1900 आ गया यहाँ पर। ये 20 होगा तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, ये 20 होगी तो 10 और कम करना है मुझे, 9490 आएगी ना। ऑलराइट, 9490 अगर आया तो अब यहां पर मुझे 9490 करना पड़ेगा, बटे 5 करना पड़ेगा। सो मुझे वही करना है, 10 से डिवाइड करना है और डबल कर देना है, तो 1898। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, सब सही है। अभी आंसर कितना हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। सो कुछ नहीं करना था, नेट प्रॉफिट निकालना है। 20 साइकिल्स की कॉस्ट प्राइस का 25% नेट प्रॉफिट है, तो 9490 के बराबर है, डिवाइड किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिए 172.8 रुपए में कोई चीज बेची गई है, सक्सेसिव डिस्काउंट आपने दिया है 25 और 20% का, बताना है मार्क प्राइस कितना है। तो देखो आपने कहा 172.8 में कोई चीज बेची गई है, और आपको समझना क्या है कि देखो 25% और 20% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, 25 और 20 का, ये नेट कितना होता है, ये होता है नेट 40%। चाहे आप फॉर्मूला लगा लो एबी वाला, ठीक है, 100 से, या ऐसे लगा लो 100 से 75, 75 में 15 और कम किया 60, 40% का डिस्काउंट। 40% डिस्काउंट का मतलब होता है 5 में 2 कम हो जाना, यानी 3 हो जाना, ये 40% का डिस्काउंट होता है। तो आप कहोगे ये वैल्यू अगर 5 है तो ये वैल्यू मेरी क्या है, 3 है। इन अदर वे आई कैन से कि अगर ये 10 होगा तो ये वैल्यू 6 होगी। तो आप कहोगे 6 पार्ट अगर इसके बराबर है, 10 पार्ट किसके बराबर होगा, मार्क प्राइस निकालना है आपको। अब 6 से इसको डिवाइड कर लो, तो आप कहोगे 6 2 जा 12, 6 8 जा 48, 28.8 हो गया। तो अगर ये 1 पार्ट 28.8 है तो 10 पार्ट कितना हो गया तुम्हारा, 288। कितना हो गया, 288। आंसर क्या हो गया तुम्हारा, डी ऑप्शन 288। इस तरीके से और भी कर सकते हो इस सवाल को, रेशियो लगा दो सीधे। आपने कहा 25% का मतलब होता है 4 का 3 हो जाना, 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 5 का 4 हो जाना, ये वैल्यू आपकी इक्विवेलेंट क्या है, 20 का 10 हो जाना, 20 का 12 हो जाना, या फिर आप कह सकते हो इसका मतलब है 10 का 6 हो जाना। और यहां से आप निकाल लो वही चीज कि 6 अगर इसके बराबर है तो 10 किसके बराबर होगा। ये मैं जानबूझ के 10 और 6 लिख रहा हूं, क्योंकि एक पार्ट जैसे ही आपने निकाला उसको 10 से गुणा करने से आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। तो जानबूझ के उसको 10 और 6 लिख रहा हूं, 5 और 3 नहीं लिख रहा हूं। 5 लिखोगे तो फिर गुणा करना पड़ेगा आपको 5 से, है ना, क्लियर है। कह रहा है अगर अमाउंट रिसीव होता है 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 3 सालों में, और वो अमाउंट आपको दिया हुआ इसके बराबर है, तो बताना है कि व्हाट वुड हैव बीन द प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। अब देखो इस सवाल में क्या है, काफी कठिनाई आने वाली है। अगर आपने ट्रेडिशनली किया तो हो जाएगा, पर अननेसेसरी कठिनाई आएगी। क्यों, 8% 3 बार। 8% का मतलब जानते हो क्या होता है, 8% का मतलब क्या होता है, 1/25 4% होता है, तो ये होता है +2/25। सो 8% 3 बार का मतलब होता है कि तुम्हारा जो 25 क्यूब होगा, ये 25 क्यूब तुम्हारा 27 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये करेस्पॉन्ड करेगा प्रिंसिपल को और ये करेस्पॉन्ड करेगा फाइनल अमाउंट को। तो अब आप कहोगे कि एक काम करते हैं, 27 का क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 729। अगर आप 27 का क्यूब निकालोगे तो इसको फिर से 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 27 × 729। अभी तक किसी को कोई तकलीफ है क्या, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब मैं इसके प्रोडक्ट को निकाल के देखता हूं कि मुझे क्या मिलने वाला है। सो आप कहोगे पहले 27 को 700 से गुणा करते हैं। 27 × 7 कितना होगा, 140 + 49, 18900। ये हो गया तुम्हारा 27 × 700। फिर मेरे पास है 27 × 29। 27 × 29 जो आगे आएगा इसको आप ऐसे करोगे, ऐसे ब्रेक कर लो, 27 + 2 लिखोगे इसको, तो ये मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा। ये मुझे पता है कि 729 होता है, और ये मुझे पता है कि ये क्या होता है, मेरा 54 होता है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 783। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, 783 को हम जोड़ेंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो वैल्यू देखो कितना मिल रही है आपको मिल रहा है 19,683। ठीक है, तो आपने कहा कि इधर जो मेरी वैल्यू आई, मेरा जो मान आया, ये आया 19,683, राइट। और इधर जो मेरा मान आने वाला है यहां पर, ये वैल्यू सॉरी 25 का क्यूब आपको पता है क्या होता है, 15625। 25 का क्यूब सभी को पता होता है।
अब या तो तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8% जो कि 2/25 होता है, अब 27 का क्यूब 3 साल के लिए ध्यान रखो कि 19,683 होता है। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा? अब आप कहोगे आपका जो ये वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट है जो 3 साल बाद मिल रहा है मुझे 19 और यहां 39,366 है, ये कितना गुना है? आप कहोगे साफ साफ दिख रहा है 2 गुना है। ठीक है, 683 का डबल होता है 1366 और 19 का डबल होता है 38, तो ये 39,366 है, ये 2 टाइम्स है। सो अगर ये 2 टाइम्स है तो सारी वैल्यू क्या होगी? 2 टाइम्स होगी। ये वैल्यू अगर 2 टाइम्स आप निकालोगे तो कितना आएगा आपका? आपका 31,250 आ जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बट इसके लिए आपको पहली बात या तो 27 का क्यूब ध्यान हो, या फिर आप इस तरह से जैसे मैंने कैलकुलेशन करी है ब्रेक कर करके, ये आप कर पाए जल्दी से कंफर्टेबली। सो अगर आपको प्रोडक्ट में क्लैरिटी है तो आप कर सकते हो, अगर गुणा करना आपके लिए मेंटली पॉसिबल है तो आप इसको भी जल्दी से निकाल पाएंगे। बट इस सवाल को करने का तरीका क्या है? आपको पता है कि जब 8% को हम लेते हैं 3 टाइम्स सक्सेसिवली, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो परसेंटेज आता है वो लगभग कितना आता है? 26% से थोड़ा सा कम। सो मुझे ये देखना है कि किस वैल्यू को मैं लगभग 26% से बढ़ाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा, किस वैल्यू को मैं लगभग 26% से बढ़ाऊंगा तो मुझे ये मिलेगा। अब ये दोनों वैल्यू सीधे गलत हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आपने 30,000 ले लिया और आपने 30,000 को भी 26% से बढ़ा दिया तो आपका केवल 7800 बढ़ेगा। सो आपकी वैल्यू यहां पर कितनी आएगी? 37,800 आएगी। आएगी या नहीं आएगी? लेकिन मेरे पास जो वैल्यू है 40,000 के करीब है, तो कहने का मतलब है जो मेरा यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो प्रिंसिपल है वो 30,000 से ज्यादा होगा, 30,000 से कम नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। अब अगर मेरे पास मान लिया 35,000 है और मैंने इस 35,000 की वैल्यू को 26% से बढ़ा दिया, सो 35,000 का अगर आप 25% भी निकालते हो तो ये कितना आता है? 17 का आधा 8.5, 8,500 के आसपास भी अप्रोक्सीमेटली अगर मान लें 25% के हिसाब से, तो भी ये वैल्यू निकल के जाएगी 43,000 समथिंग समथिंग बन जाएगी। ये भी गलत है क्योंकि मुझे कम चाहिए, तो ये गलत हो गया। तो मेरा आंसर क्या है? ए। सो आप अप्रोक्सीमेट करके देख सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो ए ही संभव है जो गिवन ऑप्शन है उसमें। इसमें हम किसी क्यूब वाले प्रोसेस में नहीं गए, हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी है, हमने अप्रोक्सीमेट करके देखा, पहले सी और डी गलत है, फिर हमने बोला कि बी भी गलत है, और इसलिए मेरा आंसर क्या है? ए। ठीक है, क्लियर है? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? आप इसको रिवर्स फैशन में भी देख सकते हैं। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि देखो ऐसा है कि ये वैल्यू 35 है, ये 39 है। अगर मैं कहूं 4,000 का अंतर है तो 4,000 का अंतर 35,000 के बेस पे कितना होगा? 10% से कम है, 10% से थोड़ा ज्यादा है, सॉरी। लेकिन मुझे तो 26% चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो आप। एक तरीका ये था। ये सवाल देखिए, प्रेजेंट एजेस का रेशियो ए और बी का 6:7 है। 4 साल के बाद ये रेशियो 13:15 हो जाएगा। सी जो है वो 8 साल बड़ा है बी से। आपको बताना है प्रेजेंट एज सी की कितनी होने वाली है। तो आप कहोगे कि जो प्रेजेंट एज है, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? 6:7 है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, 4 साल के बाद ये रेशियो कह रहा है 13:15 हो जाएगा। अब देखो यहां अगर गैप 2 है तो अगर आप यहां भी गैप 2 बनाओ तो आपकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12:14 हो जाएगी। आप कहोगे ये गैप 2 बनाने का फायदा क्या है? इन दोनों में ये गैप जो है ये 1 साल हो जाएगा, मतलब एक पार्ट हो जाएगा। जब भी कभी पार्ट्स सेम हो और ये डिफरेंस भी एक्चुअल में सेम हो, ये पार्ट्स एक हैं और जो डिफरेंस है एक्चुअल में वो भी सेम है, क्योंकि 4 साल बाद की बात की गई है, तो ये 1 पार्ट आपका किसके बराबर है? ये 1 पार्ट तुम्हारा 4 इयर्स के बराबर है। और अगर ये 1 पार्ट तुम्हारा 4 इयर्स के बराबर है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इफ दिस 1 पार्ट इज 4 इयर्स, तो आपको मल्टीप्लायर मिल गया कि हर एक पार्ट अगर 4 साल है तो मुझे निकालना है कि प्रेजेंट एज सी की क्या है। सो आपने कहा कि सी की अगर मुझे प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज कौन सा वाला सिनारियो है जरा बताओ? ये वाला सिनारियो है, ये वाला प्रेजेंट एज वाला सिनारियो है। और यहां पर जो लोग आपको दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं ए और बी। सी 8 साल बड़ा है इससे 8 साल बड़ा है, तो आप कहोगे पहले इसको निकाल लो। ये हो गया 14 × 4 56, पर आपने कहा इससे अगर कोई 8 साल बड़ा है तो ये वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी? 64, यानी आपका आंसर क्या हो गया? बी। आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली बी। बी इज 100% करेक्ट। ओके, सिंपल सा सवाल था। आपको बताया आप पार्ट्स में भी आंसर लिख सकते थे। देखो मैं अगर आपसे पूछता कि बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी की बात कर रहे हो, ठीक है, आपने बोला ये 12 है और आपने बोला ये 14 है। आपको पता है कि 4 साल का मतलब क्या है? एक पार्ट। यहां देखिए 4 साल का मतलब एक पार्ट। सी अगर इससे 8 साल बड़ा है तो 8 साल का मतलब 2 पार्ट हो गया, तो ये 16 हो गया।
अब आप सीधा लिख सकते हो 16 इंटू 4 बराबर 64, ऐसे भी कर सकते हो इन केस नीडेड, बट उसकी जरूरत है नहीं। इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे बताओ कि बी और सी की एज का रेशियो क्या है, तो आप ऐसे बोल सकते थे कि ये अगर 14 है और ये इससे 8 साल बड़ा है, तो 8 साल का मतलब अगर 4 साल एक पार्ट के बराबर है तो 8 साल 2 पार्ट के बराबर है, 14:16 बनेगा। दैट इज सिंपली 7:8 अगर रेशियो पूछता था। ठीक है, हम बिना एक्चुअल वैल्यू को लिख के रेशियो निकाल के पार्ट्स में ऐसे कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये सवाल देखो, कह रहा एक बॉलर, इसका बॉलिंग एवरेज दिया 26.4 रन पर विकेट, 6 विकेट लेता है, 17 रन देकर लास्ट आखिरी मैच में, तो कह रहा है इससे एवरेज क्या होता है, 1.4 से कम हो जाता है। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज। देखो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें दो टर्म होते हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, एवरेज का कम हो जाना और एवरेज का इंप्रूव हो जाना या एवरेज का बढ़ जाना। सो बॉलिंग एवरेज क्या होता है, अगर वो कम रन देके ज्यादा विकेट ले लेता है, रन्स पर विकेट अगर लेस हैं, तो हम कहते हैं बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो गया है। बट यहां उसने लिखा है कि एवरेज डिक्रीज कर गया है। क्लियर? सो क्या ये मैथमेटिकल डिक्रीज है या फिर ये बात कर रहा है कि बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो गया? कई बार ऐसा शब्द यूज होता है कि बॉलिंग एवरेज इंप्रूव बाई 1.4। अगर लिखा है बॉलिंग एवरेज इज इंप्रूविंग बाई 1.4, तब भी हम सबट्रैक्ट करते हैं कि 1.4 माइनस कर दिया 26.4 में से। और अगर यहां लिखा है कि द एवरेज इज डिक्रीज्ड बाई 1.4, तो यहां भी वो कमी हुआ है 1.4 से। 1.4 मैग्नीट्यूड में कम हुआ है, एक्चुअल में इंप्रूव हुआ है। लेकिन इस चीज में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि ये सवाल क्या होता है, ये एवरेज का सवाल होता है, एलिगेशन का क्वेश्चन होता है। सो आप चुपचाप यहां पर लिखो 26.4, यहां पर आप लिखोगे 17/6। ठीक है, क्योंकि यहां 17 रन देके इसने 6 विकेट लिए, तो रन्स पर विकेट कितने हो गए? हम रन्स पर विकेट पे क्या कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। अब आप बताओ, ये 3 दशमलव कुछ आया, ऑलमोस्ट 3 है, तो ये 26.4 है और ये ऑलमोस्ट 3 है, तो इनका जो एवरेज होगा वो इन्हीं के बीच में होगा। ये हाईएस्ट हो गया, लोवेस्ट हो गया, इन्हीं के बीच में एवरेज होगा। तो 1.4 इसमें कम ही करना पड़ेगा, 25 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन जब ये 25 हुआ है तो एक्चुअल में एवरेज इंप्रूव हुआ है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ है, बट एवरेज क्या हुआ, इंप्रूव हुआ। अब आप ये अंतर निकालोगे तो आप कहोगे यहां तो आपको 1.4 मिल गया। ठीक है, आप कहोगे यहां मेरी वैल्यू कितनी है, तो देखो इसके कई तरीके थे। या तो आप 6 से पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर लेते ताकि आपको इसमें रेशियो में डील नहीं करना पड़ता, तो कर लेते हैं, क्या करना है। आप सीधे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको बताइए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू 6 यहां पर। और यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी 25 छक्का 150 और ये बनेगा 17, तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारी 133। तो फाइनल जो रेशियो तुम्हारा निकल के आया वो कुछ ऐसा निकल के आया। आपको ये बताना है कि कितने विकेट लिए गए थे यहां बिफोर द लास्ट मैच, इस सिनारियो में कितने विकेट थे जब उसका एवरेज 26.4 था। तो आप कहोगे यहां पर जो उसने विकेट लिए वो कितने लिए, 6 विकेट्स लिए, है ना, दिया हुआ है इसमें। सो अगर 1.4 इंटू 6 आपका 6 विकेट्स के इक्विवेलेंट है, सो आपको बताना है 133 कितने विकेट्स के इक्विवेलेंट होगा। सो आप इसको इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा कि 1 पार्ट यहां पर विल बी इक्वल टू 1/1.4, 6 से 6 कट जाएगा और ये आपका 1 पार्ट 1/1.4 विकेट आ जाएगा। अब 133 पार्ट जो होगा वो होगा 133 बटे इंटू 1/1.4। ठीक है, सो डिवाइड करो, देखो तो आपने कहा एक 0 लगा दो, 9 गुना जाओगे तो कितना होगा, 126, 7, 95 हो गया। आपका आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सवाल होता है, एलिगेशन लगा के सीधा आंसर आ जाता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं पड़ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। एक ट्रक है वो कवर करता है 480 किलोमीटर सर्टेन स्पीड से, करे अगर स्पीड डिक्रीज हो जाए 20 किलोमीटर पर आवर से तो उसको 2 घंटा ज्यादा लगते हैं उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ओरिजिनल स्पीड का 20% निकालना है। अच्छा, 48 यहां पर लिखा है और एक 0 लगा हुआ है। ठीक है, चलिए प्लीज, अगर 48 को मैं बोलूं कि आप ब्रेक कर दो इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, सच बताना। तुम्हारे दिमाग में 48 के लिए यही आएगा, 8 इंटू 6 आएगा तुम्हारे दिमाग में। अच्छा ठीक, पहले चीज
दूसरा बताओ, जो ट्रक होता है, ट्रक की स्पीड क्या लें, 8 किलोमीटर पर आवर या 80 किलोमीटर पर आवर? व्हाट मेक्स मोर सेंस? जीरो इसके साथ लगाएं, किसके साथ लगाएं? आपको इसके साथ लगाओ यार, स्पीड ही तुम्हारा 80-80 होगा ना, ठीक है? टाइम थोड़ा ना 80 हो जाएगा, स्पीड 8 हो जाएगा। ट्रक है तो ठीक ठाक स्पीड से चलता है ट्रक। अब कहोगे एक अगर ऐसा है तो दूसरा कैसे हो सकता है? दूसरे केस में 60 × 8 हो सकता है, क्योंकि टाइम उसने बोला 2 घंटे बढ़ जाएगा अगर स्पीड 20 से कम हो जाए। क्या दोनों चीज सेटिस्फाई हो गई? यहां देखो 20 से स्पीड कम हो गया और टाइम यहां 2 से बढ़ गया। अगर दोनों चीज सेटिस्फाई हो गई तो ये तुम्हारी ओरिजिनल स्पीड हो गई, और ओरिजिनल स्पीड का 20% पूछ रहा है तुमसे, यानी 1/5 पूछ रहा है तुमसे, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 16 के बराबर हो गई। आंसर क्या हो गया तुम्हारा? सी, राइट। ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक इनटू फैक्टर्स एंड सॉल्व इट। जीरो का ही लफड़ा था, जीरो कहां लगाएं? जीरो यहां लगा दो। आप वहां लगा लेते तो आपको दिख भी जाता कि यार गलत हो गया, वहां भी लगा लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं, आप कहते नहीं हम 8 × 60 करेंगे, कर लो 6 × 80 कर लो, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप डेफिनेटली कहोगे कि जो चीज बढ़ी है वो टाइम कहलाएगी, तो ओरिजिनली ये टाइम होगा और बाद में ये टाइम होगा, ये ओरिजिनल स्पीड होगी, ये बाद की स्पीड होगी। प्रोडक्ट है ना, तो एक स्पीड होगा एक टाइम होगा, देख लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख दोगे तो भी मालूम है कि ये वाला ओरिजिनल स्पीड है, ये वाला, क्योंकि टाइम यहां बढ़ा है, 2 का गैप चाहिए। एक सर्कल है, उसमें सेंटर कह रहा है ओ है, पी क्यू डायमीटर है, आर एस जो है कॉर्ड है, इस तरीके से कि पी क्यू आर एस क्या है? ट्रेपेजियम है। एस पी आर 40 है तो आर पी क्यू बताना क्या है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो क्या है, ये डायमीटर है तुम्हारा और यहां पर कोई कॉर्ड है। जब भी देखना डायमीटर से लेना देना होता है तो आप सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाने वाली प्रॉपर्टी करना ही होता है यूज। सो ये हो गया तुम्हारा पी क्यू आर एस, और क्या बोल रहा है? एस पी आर 40 है। एस पी आर जो है ना, ये वाला एंगल, ये 40 डिग्री है। अगर ये 40 डिग्री, मेरे को बताओ पी क्यू का डायमीटर है तो क्या ये एंगल 90 डिग्री होगा? यस। अगर ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है और ये एंगल तुम्हारा 40 डिग्री है, तो आपको बताना है आर पी क्यू कितना होगा। आर पी क्यू एंगल तुम्हें निकालना है, तो आप कहोगे कि देखो ऐसा है, अगर मुझे आर पी क्यू एंगल निकालना है तो अब मैं कैसे कैलकुलेट करूं? इसको 90 डिग्री ले आए, ठीक है, सब कुछ सही बात है। ये तुम्हारा एंगल 40 डिग्री हो गया, ये भी सही बात है। लेकिन अब उत्तर कैसे लाया जाए? 25 डिग्री कैसे 25 डिग्री आ गया? सवाल आपके प्रीवियस ईयर में भी, पिछले साल ही पूछा गया, हर साल तो पूछते हैं सवाल को। इसके आगे क्या करें? आर पी क्यू एंगल कैसे निकाला जाए? क्या करोगे? सोचो जरा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से। What should be done here to figure out the value that you are looking for? How to find the other value? देखो ये 90 डिग्री हम यूज कर लेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री हमने यूज कर लिया, फाइन। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी फाइंड आर पी क्यू? ज्योमेट्री में देखिए क्या है, डायग्राम बनाने के बाद आपको सोचना पड़ेगा कि ये एंगल कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर यू विल गेट दैट एंगल। 90 डिग्री तो आपने निकाल लिया, अभी आपने क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या उसके ज्ञान से आप ये वाली वैल्यू निकाल पाओगे? दैट्स व्हाट यू नीड टू थिंक एंड टेल मी हाउ कैन वी फिगर आउट द अदर एंगल। कुछ लोग बोल रहे हैं 25 डिग्री है, क्यों, कैसे, कहां से आएगा 25 डिग्री? अपोजिट साइड सम इज 180 डिग्री, ओके। सो अपोजिट साइड का सम अगर 180 डिग्री है भी तो अपोजिट साइड तुम्हें दिख कैसे रहा है? कहां दिख रहा है तुम्हें अपोजिट साइड? ये पूरा एंगल तुम्हें पता है क्या? नहीं। ये वाला एंगल पता है क्या तुमको? देखो अगर ये वाला एंगल तुमको पता चल जाए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला एंगल अगर मालूम चल जाएगा तो तुम्हें ये वाला पूरा एंगल पता चल जाएगा। अब जो चैलेंज है वो ये है कि ये वाला एंगल कहां से निकले, ये वाला एंगल कहां से निकालोगे? बोलो बोलो बोलो, बताओ, क्योंकि फिर तो सवाल में कुछ ही नहीं है। जो सवाल की पूरी जानकारी है वो मैंने सब उठा के तुम्हारे सामने बना दी कि ये डायमीटर है, ये है, वो है, ये 90 डिग्री होगा। साइक्लिक लगाइए, बताइए कहां लगाएं साइक्लिक, वही मैं पूछ रहा हूं आपसे। वेयर शुड आई अप्लाई साइक्लिक? Why should I apply cyclic? Between what angles? Because if you tell that, you will get the answer.
इट्स वेरी डायरेक्ट। ऑलराइट, देखो क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप कहोगे मेरा मान लिया ये एंगल थीटा है, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि ये एंगल मेरा थीटा है, तो क्या आपका ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? यस, ये भी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो क्या ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा होगा? यस, तभी ये 180 होगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि ये जो एंगल मैंने अभी लिखा आपके सामने कि ये एंगल मेरा 40 प्लस थीटा हो गया, तो आप कहोगे कि ये वाला जो पूरा एंगल है वो कितना होगा? अगर आप कहोगे कि ये वाला पूरा एंगल मुझे कैलकुलेट करना है लेटर से, तो ये अगर 40 प्लस थीटा है तो वो वैल्यू कितनी होगी आपकी? 140 माइनस थीटा, राइट और रॉन्ग? से यस। तो आप कहोगे ये पूरी वैल्यू मेरी आएगी 140 माइनस थीटा, तो मैं जोड़ दूंगा तो बात बनेगी। क्लियर कि ये वैल्यू मेरी 140 माइनस थीटा हो गई, पूरी वैल्यू ओवरऑल। मेरा छोटा सा सवाल जो आप सभी से है वो ये है कि ये करने के बाद भी मेरे को थीटा कैसे निकालूं? हाउ डू आई फिगर थीटा? 25 वाला कौन है जिसने 25 निकाल लिया इसका आंसर? टेल मी प्लीज, कैसे आएगा? देखिए बहुत सिंपल सवाल है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट द थिंग इज दैट हाउ डू आई फिगर आउट द आंसर फ्रॉम द गिवन डेटा कि चलो ये डायमीटर है, इस डायमीटर को यूज करके हमने इसको 90 डिग्री कर दिया, ये 90 है, ये 40, जो भी दिया हुआ था मैंने बना दिया। आंसर कहां से आएगा? थीटा की वैल्यू कहां से आएगी? दैट्स द क्वेश्चन। क्या यहां पर आप थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? और अगर निकाल सकते हो तो बताओ, समय दे रहा हूं तुमको। क्विक प्लीज, एनीवन? Are you missing any information, or we have used every information but still we are not getting the answer? अगर मैं आपसे बोलता हूं कि यहां पर मैं थीटा को 30 डिग्री ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमने थीटा को 30 डिग्री ले लिया। अगर आप इसको 30 लोगे तो भी बात बन जाएगी, आप 25 लोगे तो भी बात बन जाएगी, आप थीटा को 20 लोगे तो भी बात बन जाएगी। या तो हम कोई कंडीशन मिस कर रहे हैं जो आप यूज नहीं कर पा रहे हो। हमने बोला कि ये डायमीटर है, हमने बोला कि ये डायमीटर है, फाइन, क्लियर। एक छोटी सी जानकारी आप लोग मिस कर रहे हो, बहुत छोटी सी जानकारी। मैं समय दे रहा हूं कि आप लोग उस चीज को सोचें, लेकिन आप सोच ही नहीं रहे, ठीक है। बहुत छोटा सवाल है, सोचो तो। ट्रेपेजियम, एग्जैक्टली। सो व्हेन आई हैव मेड एवरीथिंग, स्टिल आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब एक स्पेशल केस कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हो गए, और अगर ये दोनों साइड पैरेलल हो गए तो जैसे ही आपने बोला कि ये थीटा है, ये भी वैल्यू आपकी थीटा हो जाती है। क्लियर? बिकॉज वी टॉक अबाउट अल्टरनेट एंगल्स आर सेम। क्लियर है कि नहीं है? तो वो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, जैसे ये वैल्यू आपकी यहां पर थीटा हुई, आपने कहा ये मेरा थीटा है जो मुझे कैलकुलेट करना है आर पी क्यू, इवन ये एंगल भी आपका क्या हो गया? थीटा हो गया। नाउ यू हैव लिमिटेशंस, बिकॉज आपने जो बोला है जिस वैल्यू को, ये पूरा 140 माइनस थीटा हम बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, ओवरऑल वैल्यू विल बी 140 माइनस थीटा। कुल मिला के आप जैसे ये लिखोगे देन आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि 40 प्लस थीटा जो है प्लस 90 प्लस थीटा जो है, ये वैल्यू आपकी 180 के बराबर है। ये 40 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा क्या है आपका? 180 के बराबर है। सो आप कहोगे आपका जो 2 थीटा है वो 130 50 के बराबर है, थीटा तुम्हारा 25 डिग्री के बराबर है। तो आंसर इज ए। मैं इस सवाल में आपको टाइम इसलिए दे रहा था क्योंकि ज्योमेट्री में कई बार बहुत सिंपल केसेस होते हैं और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपने मिस कर दी और आप अटक जाते हैं एग्जाम में। इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि जो कुछ दिया है क्या हमने सारी जानकारी यूज की है। केवल ये कि ये ट्रेपेजियम है, अगर आप यूज नहीं करते हो तो इस सवाल की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बन जाएंगी। ठीक है, क्लियर है आप? वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, नथिंग कॉम्प्लेक्स। दिस थीटा, नाउ यू जस्ट सी व्हेन दे विल मैच। 130 प्लस 2 थीटा आपका थीटा 25 दे देगा। लुक एट दिस क्वेश्चन। एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल का 45 दिया हुआ है, सम ऑफ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस 18 सेंटीमीटर। तो बताना एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन।
ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे बना दिया। यहां से परपेंडिकुलर और यहां से जो परपेंडिकुलर है इसको बोल देते हैं D1, इसको बोल देते हैं D2। D1 प्लस D2 आपको क्या दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। यस, डायगोनल जो है वो 45 सेंटीमीटर का है। तो देखो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया बेसिकली 2 ट्राइंगल्स का सम है। एक ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ इंटू ये लेंथ जो कि 45 है इंटू D1 होगा, और दूसरा क्या होगा, हाफ इंटू ये लेंथ D2 होगा, राइट। और आप अगर यहां ध्यान से देखो तो हाफ इंटू 45 अगर मैं यहां लिखता हूं और ब्रैकेट में मैं लिखता हूं D1 प्लस D2, राइट। सो D1 प्लस D2 आपको 18 दिया हुआ है, तो ये 9 इंटू 45 बन जाएगा, और 9 इंटू 45 आपका कितना है? 405, 405। देखिए अगर ट्रेपेजियम नहीं लोगे तो नहीं, उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन गई ना फिर तो। वही तो मैं, जब वो वर्ड मैंने स्किप किया जानबूझ के, तो आप उस सवाल में नहीं कर सकते ना फिर। देन दैट क्वेश्चन विल नॉट गिव यू आंसर अगर ट्रेपेजियम नहीं होगा तो। कैन नॉट बी डिटरमिन्ड आंसर हो जाएगा आपका फिर, ठीक है। 405 यहां पर करेक्ट हो गया। ये सवाल देखिए, यहां पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम दिया हुआ है, कह इसका एरिया बता दो, राइट। सो मैं कुछ अगर चीजें आपको स्क्रीन पे छोटी दिख रही होंगी तो बता दूंगा। ये वैल्यू आपकी 5√3 है, दिस वैल्यू इज 5√3, दिस वैल्यू इज 45 डिग्रीज, दिस वैल्यू इज 60 डिग्रीज, दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 12। ये आपका है A, दिस इज B, C, N, M एंड D। सो देखो क्या करोगे, अगर ये 5√3 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री होगा। हमेशा ध्यान रखना कि 30, 60, 90 ट्राइंगल में जो 90 के अपोजिट अगर 12 है तो 30 के अपोजिट इसका आधा होता है 6, और 60 के अपोजिट जो होगा वो 6√3 हो जाता है, इस 30 के अपोजिट वाले का √3 गुना। तो ये तो एक रेक्टेंगल बन गया। बट एनीवे हम दो तरीके से सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दें। अब जब ये 6√3 बन गया तो ये 6√3 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बना तो ये 6√3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये क्या है, 5√3 है, यहां 6, 5, 11 और 6 कितना हुआ, ऐसे नहीं जोड़ोगे बेसिकली, 6 है और 5 11 है, 11√3 है प्लस 6 है और प्लस ये जुड़ेगा तो 16√3 प्लस 6 बनेगा। यहां पर ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये हो गया 6√3, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो आप तो जो 6√3 के साथ डेटा आ रहा है अंदर, ये 16 प्लस 3√3 आ रहा है, तो ऐसा नहीं बन रहा है आपका। अगर आप डिवाइड भी करोगे ना तो ये 8√3 प्लस 3 बनेगा, वो फॉर्मेट यहां नहीं लिखा हुआ है, और ये तो है नहीं क्योंकि 9 बाहर का कोई सवाल नहीं है। अगर हम 9 करेंगे तो अंदर ये नहीं बनेगा। अब ये देखेंगे, अगर ये भी नहीं होगा तो ये करेक्ट होगा। अब 18 अगर बाहर बनाना है तो आप इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दो और अंदर √3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बन जाएगा ये, और अंदर क्या करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, √3 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 16 प्लस 2√3। अब ये जो 2 है ना, ये अंदर लेके चले जाओ तो ये हो गया 18 इंटू 8 प्लस √3। बेसिकली सी ऑप्शन जो है करेक्ट है इसका, ओके। यस, बिकॉज जो आंसर आप निकालोगे उस एग्जैक्ट फॉर्मेट में आंसर नहीं दिया हुआ, ठीक है। आपको आंसर जो दिया हुआ है वो एक डिफरेंट फॉर्मेट में दिया हुआ है, बट यू कैन डू इट, इट्स नॉट गोइंग टू बी बिग प्रॉब्लम फॉर यू, यू कैन सिंपली फिगर इट आउट, ओके। इसको देखने का मैं दूसरा तरीका जो बताऊंगा वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। रादर देन डूइंग दिस, आप इसको ऐसे करो। आप यहां देखो कि एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यस, ये वाला। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 5√3 इंटू 6√3। तो क्या आपको दिख रहा है कि वो जो वैल्यू आएगी आपकी, रेक्टेंगल का एरिया केवल 5√3 प्लस 6√3 आई इंटू 6√3। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, दिस वैल्यू बिकेम इक्वल टू 90 आपको वहां से मिला,
फिर आप कहोगे ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ये हो जाएगा आपका कितना, 6√3 इंटू 6, 6√3 इंटू 6, 36√3/2। तो यहां से आपको मिल गया सिंपली 18√3 मिला। यहां से आपको क्या मिलेगा, 6√3 इंटू 6√3, 36 108/2, 54। तो अगर आप इस फॉर्मेट में देखोगे तो आपको सीधा वैल्यू कितनी मिल रही है, 144 प्लस 18√3, या फिर इसी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो 3√3 आपका अंदर जाएगा, अंदर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, वो ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप फाइनल फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो आपको सी सीधा जल्दी दिख जाएगा। देन कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई कर लो सीधा अंदर तक, इसी को मल्टीप्लाई कर लो और देख लो। जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। ठीक है, 3 एडजेसेंट फेसेस क्यूबॉइड के हैं, उनका आपको एरिया दिया हुआ है, कह रहा वॉल्यूम बता दो। अगर एरिया आपको दिया हुआ है ना और वॉल्यूम आपको निकालना होता है तो ये होता है सिंपली दिस, √27 इंटू 6 इंटू 18। ये क्या है आपका 9 दूनी 18, ये क्या है 9 तिरक 27। सो एक तो यहां से देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 9 का स्क्वायर 9 बाहर करेगा, 6 तिरक 18 दूना 36, 6 बाहर करेगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी 54। बेसिकली होता क्या है कि जो तीनों एरियाज होते हैं LB, BH, HL, उनका प्रोडक्ट आपको क्या देता है, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेने से मुझे वॉल्यूम मिलता है। तो वॉल्यूम तीनों फेसेस के एरियाज का जो प्रोडक्ट होता है उसका स्क्वायर रूट होता है। तो आपकी वैल्यू यहां आ जाएगी आपकी 54। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे बोला है 2x स्क्वायर माइनस 27y निकालना है। देखो जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन हो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं और राइट साइड में 0 है, वेरिएबल कितने हैं 2, एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल तुम्हें निकालना है, निकाल सकते हो क्या, नहीं, तो क्या आंसर होगा, नन ऑफ दिस, वो तो दिया नहीं कहीं। सो एसेंशियली आपको समझना क्या है कि यहां पर आप हमेशा क्या कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो ये परफेक्ट स्क्वायर ऐसे आपका बन सकता है, ये अगर 14x है तो ये होगा आपका x + 7 का होल स्क्वायर। साथ ही साथ जो y है उसमें ध्यान से देखो, 9y स्क्वायर है 3y, और अगर मैं यहां से 3y घटा दूं तो बचेगा 16, 16 3 48 है ना 16। तो जो 8y है वो दूसरा लेके आ रहा है, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। x को मैंने यहां सेट कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। x को सेट करने के बाद जो वैल्यू आपकी बाकी बची है वो ये है। अच्छा, ये जो 113 है मैं इसके बारे में इतना दिमाग लगा नहीं रहा हूं क्योंकि ये अपने आप एडजस्ट होगा। जब भी इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं तो वो सॉल्व तभी हो सकते हैं जब 2 ब्रैकेट बने या 3 ब्रैकेट बने और तीनों स्क्वायर ब्रैकेट बने और राइट साइड 0 हो जाए। क्योंकि जब स्क्वायर प्लस स्क्वायर 0 है तो एक ही तरीका है कि ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, क्योंकि अदरवाइज दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इनको 0 करने का एक ही तरीका है कि दोनों अलग अलग 0 हो। तो ये जो नंबर दिए होते हैं ये असिस्टिव नंबर्स होते हैं, इनका काम ही यही होता है कि अपने आप को मदद करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने में। इतना दिमाग नहीं लगाना होता है आपको। आंसर में कहीं कैन नॉट बी डिटरमिन्ड नहीं दिया हुआ है। अगर वो दिया होता तब ये इंपॉर्टेंट होता कि 113 के बजाय अगर 114 होता तो एक बच जाता और तब हम कुछ नहीं कर पाते, तब बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल होती। लेकिन अगर सारे आंसर डेफिनेट दिए हुए हैं आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। 113 का काम ही है सेट हो जाना, वो सेट हो जाएगा। आप चाहो तो मैच करो कि इधर से देखो यहाँ 49 चाहिए था, यहाँ 64 चाहिए था, मिला के ही दिया होगा, देना पड़ेगा उनको, आप दिमाग मत लगाओ उसमें। x की वैल्यू आ गई -7, 3y की वैल्यू कितनी आ गई 8। 3y को 3y ही रहने दो क्योंकि यहाँ आपको चाहिए 27y। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 7 स्क्वायर बनेगा, ये हो गया 98 माइनस 3y, ये 3y का 9 गुना है तो ये हो गया 72। आपकी वैल्यू कितनी आ गई 26, बी ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। x की वैल्यू दी है और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है जिसका मान आपसे पूछा गया है। ये एक्सप्रेशन जो इसको जरा ध्यान से देखो, अगर मैं x की पावर 5 से डिवाइड करूं तो यहां बनेगा x स्क्वायर, x की पावर 6 को डिवाइड करूंगा तो x की पावर 4 को डिवाइड करूंगा तो 1/x, x की पावर क्यूब को करूंगा तो 1/x स्क्वायर। सो कुल मिला के जो वैल्यू है मेरे पास वह है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक जगह, और यहां पर है आपका x प्लस 1/x एक जगह। तो मुझे क्या निकालना है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x निकालना है। सो जब भी आपको देखो x इस फॉर्मेट में दिया हो p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू,
और अगर आपको x प्लस 1/x निकालने को बोला जाए तो वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको 100% ध्यान रखना, बहुत जरूरी है, यूज कर लेते हैं। सो ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया आपका 4 + 3 बटे 4 - 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 14। अगर ये 14 हो गई तो ये तो हो गया आपका 14, और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 14 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज 194 + 14 208। ठीक है, सो नथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन, वेरी सिंपल वन। वंस यू फाइंड आउट कि क्या निकालना है और देन x + 1/x निकालो और उत्तर तुम्हारा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालनी है अगर ये एक्सप्रेशन कह रहा है इसके बराबर है। अब दो तरीके हैं, देखो ये जो एक्सप्रेशन है या तो हम इसको स्क्वायर स्क्वायर करके रीअरेंज करके थीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है, समय की घोर बर्बादी करके, ऑलराइट, या फिर और भी तरीके हैं। दूसरा तरीका आपका ये है कि ये ना करके हम सीधे ऑप्शन रख के देखें कहां ऐसा होगा। आपने कहा यहां √2 दिख रहा है तो तेरा 45 डिग्री चेक करो, क्योंकि 45 डिग्री में ही √2 का टर्म आता है, कॉस में 45 डिग्री में ही √2 का टर्म आता है और तो कहीं आता नहीं है, ठीक है, जो दिए हैं इसमें तो रख देते हैं। तो ये 6/√2 हो गया और ये आपका 2/√2 हो गया। ये वैल्यू आपकी 8/√2 हो गई, और 8/√2 क्या होता है, ये वैल्यू 4√2 बन जाएगा। अगर √2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो गया सी, 45 डिग्री। सीधा कर लो, इसमें और कुछ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये सवाल देखिए, a + b 585 दिया है तो आपको बताना है इस एक्सप्रेशन का मान। अब देखिए इस सवाल को अगर आप ट्रेडिशनली करोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, वैल्यू रखेंगे बट वैल्यू को तमीज से रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी tan a और tan b 1 ना हो। अगर tan a tan b 1 हो गए तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं कर सकते। दूसरा क्या ध्यान रखना, tan a tan b को हम a और b को 90 भी नहीं मान सकते, वरना tan a tan b अनडिफाइंड हो जाएगा, तो बात बन नहीं पाएगी। अब जरा देखते हैं कि कौन सी वैल्यू फिर रखी जाए। आप कहोगे हम tan a को -1 जरूर रख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं tan a को -1 रखूं। अब tan माइनस कब होता है जरा बताओ। आपको पता है कि अगर क्वाड्रेंट हम देखते हैं तो tan जो है पॉजिटिव कहां होता है, यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव होता है। इन दो जगहों पर tan पॉजिटिव होता है, बाकी जगह tan नेगेटिव होता है। यहां ऑल पॉजिटिव, यहां tan पॉजिटिव। तो आप कहोगे कि tan को अगर इस क्वाड्रेंट में ले लो तो भी चलेगा। तो ये क्वाड्रेंट कितना है देखो ध्यान से, 270 + 45। मैं कह सकता हूं कि मैं चाहूं तो a को 315 डिग्री ले सकता हूं। अगर मैंने a को 315 लिया तो मैं पूछ रहा हूं b कितना होगा जरा बताओ। आपने कहा a को 315 लेते ही b तुम्हारा 270 डिग्री हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि b अगर 270 डिग्री हुआ, अगर b 270 डिग्री हुआ तो tan b कितना हुआ, tan b तुम्हारा 90 डिग्री हो गया। तो क्या ये अनडिफाइंड हो गया, जरा देखते हैं। a को अगर हमने 315 लिया तो tan a कितना हो गया, -1 हो गया। 270 + 45 -1, ये -1 हुआ, नीचे हुआ 1 -1। दूसरा जो ब्रैकेट है उसको देखो मैं कैसे चेंज कर रहा हूं, मैं tan b से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं। तो ये वैल्यू तुम्हारी कुछ ऐसे बनेगी, 1/tan b -1। मैंने tan b से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब ∞/∞ फॉर्म कभी बन रहा है कि नहीं, यहां पर ∞/∞ फॉर्म बन रहा है। एक्चुअली कई एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि जो एक्सप्रेशन इनफाइनाइट बना रहा है उसी से अगर हम डिवाइड करें, जैसे यहां पर ये ऐसा कन्वर्जन हो गया और यहां -1 बच गया। अब आप जरा मेरे को बताओ कि tan b अगर तुम्हारा इंफिनिटी को अप्रोच करा है, tan 270, डोंट थिंक +∞ और -∞, इट्स गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। 1/∞ चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, ये तो देगा तुमको 0 के आसपास वैल्यू, बिकॉज इट विल बी वेरी स्मॉल वैल्यू। तो पहला एक्सप्रेशन आपका बन गया -1/2 और दूसरा एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया, -1। कुल मिला के आपकी वैल्यू क्या बन गई, 0.5, यानी बी ऑप्शन। तो देखना यहां से ध्यान से, यहां प्रॉब्लम सवाल में ये थी कि अगर तुम एक वैल्यू को
अनडिफाइंड रख के ऐसा रखना चाहते हो कि मेरा tan a -1 बन जाए ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान रहे, मैं 30 और 60 में नहीं जा रहा हूं, समय की घोर बर्बादी क्यों करना। आप 45 में ही रखो इसको, बट माइनस कर दो तो डिनोमिनेटर डिफाइंड हो गया, बट b की वैल्यू आपकी अनडिफाइंड बना रहा है, 270 बना रहा है, tan b इंफिनिटी हो रहा है, बट हम इस इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। tan b से ऊपर नीचे डिवाइड किया, 1/1 tan b -1 हो गया। अब ये 1/tan b अगर b 90 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो ये क्या बनेगा आपका प्लस इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी। कोई टेंशन नहीं है, चाहे ये प्लस इंफिनिटी हो चाहे ये माइनस इंफिनिटी हो, 1/+ और माइनस इंफिनिटी टेंड्स टुवर्ड्स 0 एंड देयरफॉर योर आंसर विल बी व्हाट 0.5। सॉल्व होकर आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो वैल्यू को रखना सीखो, बहुत कुछ चीजें आसान होती रहेंगी। दो नंबर्स का एलसीएम 1575 है और अंतर 50 है, तो आपको बताना है कि उनका सम कितना होगा। मान लेते हैं यार, देखो इन नंबर का जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ है उसको मान लो के है, तो अगर नंबर का एचसीएफ के है तो नंबर्स क्या होंगे के ए और के बी। इसका जो प्रोडक्ट है आपका, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ है सारी। अगर मैंने नंबर्स का मान लेते हैं एचसीएफ के है, के को मान लो एचसीएफ है, तो नंबर होगा आपका के ए और के बी। सो एलसीएम जो होता है वो हो जाता है के टाइम्स ए बी, और ये वैल्यू आपको दिया है 1575, और उनका जो अंतर है जिसको हम बोल रहे हैं डिफरेंस हो जाएगा के इंटू ए माइनस बी, वो कितना दिया है आपको 50। इन दोनों को जरा डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा ए बी अपॉन ए माइनस बी, 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 दूना 50, और ये हो गया 63। अब जरा गेस करो कि वैल्यूज क्या क्या है। 63 को अगर ब्रेक करना चाहें तो 9 7 63 में ब्रेक हो जाएगा, और उसी का अंतर क्या है 2 है। सो ए की वैल्यू 9 हो सकती है और बी की वैल्यू मेरी 7 हो सकती है। द वैल्यू इज ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 7। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 7 आते ही आपसे क्या पूछा है, इन दोनों नंबर्स का सम। बट सम तो तब निकलेगा जब के निकलेगा, और के कैसे निकलेगा, यहां से निकल जाएगा। ए माइनस बी अगर आपका 2 हो गया तो के कितना हो गया तुम्हारा, के तुम्हारा 25 हो गया। अब अगर सम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 9 7 16, 25 इंटू 16 कितना होगा आपका 400 होगा। क्लियर। नाउ इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन यू कैन क्लियरली सी, जैसे आपने देखा के आपका 25 है, 25 आने का मतलब क्या है, 25 आने का मतलब क्या है, मतलब मैं आपको छोटा तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। नंबर्स का जो एलसीएम है वो 1575 है। 1575 होने का मतलब है ये 25 का मल्टीपल है। जो डिफरेंस है नंबर्स का वो 50 है, डिफरेंस नंबर का है 50 है। क्या यहां से आपको एक हिंट मिल रही है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी होगा वो 25 का मल्टीपल होगा। अगर डिफरेंस 50 है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50 से बड़ा नहीं हो सकता है, वो 50 हो सकता है, 25 हो सकता है, इसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा। मैं यहां से हिंट लगा रहा हूं कि अगर दो नंबर को गुणा किया गया है, अगर हमने दो नंबर को गुणा किया है और दोनों नंबर को गुणा करने पे एक 25 का फैक्टर आ रहा है, तो दोनों नंबर में या तो 5-5 होंगे या फिर एक नंबर में 25 जरूर होगा। सो ऐसा नहीं कि कंक्लूसिवली आप बोल पाओगे कि इनका एचसीएफ 25 होगा, वी कैन नॉट से दैट, ये नहीं बोल सकते। बट अगर आपके पास एग्जाम में मान लिया समय अत्यंत ही कम है तो इन दोनों को देखिए आप एक आइडिया लगा सकते हो कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका एचसीएफ 25 का मल्टीपल हो या 25 हो, तो आंसर भी उसी का मल्टीपल होना चाहिए। तो उस केस में एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको 400, बट 100% श्योर नहीं हो अभी भी आप। मैं कम टाइम वाला आंसर बता रहा हूँ, कम टाइम है तो यहां आपको 25 दिखा, वहां आपको 50 दिखा, तो आप हिंट लगाओ कि शायद दोनों में 25 का मल्टीपल हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। एंड देन यू कैन जस्ट गो अहेड एंड डू दैट, मार्क द आंसर लाइक दिस। ठीक है, बट एनीवे पूरा प्रॉपर प्रोसेस भी पता होना चाहिए आपको। नहीं ऐसे सोच के मार्क करोगे तो उसमें गलती होने की संभावना है, मैं बोल रहा हूं ना आपको, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग, क्योंकि दोनों में मान लिया 5 ही 5 है तो 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अगर 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा फिर तो चारों डिवाइड हो रहे हैं उससे, थोड़ा रिस्की है। बट अगर आपके एग्जाम में मान लिया टाइम ही नहीं है, तुम्हारे 10 सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास, तुम्हें लगाना है तो 400 लगा देना इस तरीके से। ठीक है, टेक लाइक 50,000 आ रहा है डिफरेंस, तो माइट भी उसका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 25 हो जाए, 25 भी तो फैक्टर है उसका, 25 हो जाए, तो 25 सोच के लगा सकते हो, क्योंकि वो ऑड वन आउट है। 5 में तो चारों सही है, 25 में एक ही सही है, ऑड वन आउट है, लगा लो। ठीक है,
सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर 10,800। अच्छा 10,800 अगर मैंने लिया है तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, राइट? तो आप कहोगे देखो ये बन रहा है 4 × 27, तो ये हो गया, और जो 100 है वो भी है 4 × 25। कुल मिला के जो वैल्यू है ना ये मेरी है 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3 × 5 का स्क्वायर। ठीक है, आंखें करिए, बंद हो जाओ। ठीक है, फुल्ली ड्राई हो चुकी हैं आंखें, भयंकर दर्द हो रहा है। बट एनीवे 7 सवाल हैं, करके जाऊंगा। ऑलराइट, क्लियर। सो अब देखो, जब आपको ऑड फैक्टर का सम निकालना होता है तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि यहां पर आप पहले ब्रैकेट, यहीं से इवन फैक्टर मिलता है, ध्यान रखना, यही है वो, यही इवन फैक्टर देने के लिए जिम्मेदार है। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ही ड्रॉप कर देंगे, यहां पर सिर्फ लेंगे 2 की पावर 0, बाकी जगह पर आप ले लो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यहां ले लो आप 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो इस प्रोडक्ट में आपको सारे ऑड फैक्टर मिलेंगे, सारे ऑड फैक्टर का सम मिल जाएगा इसका प्रोडक्ट। तो ये होता है आपका 27, 9, 3, 1, 12, 1, 13, 27 और 13 कितना होता है आपका 40 इंटू 25, 5, 30, 1, 31। डी आंसर। ठीक है, सिंपल सवाल है, डी इज द राइट आंसर। देखिए बड़ा सवाल है, बॉड मास है, कुछ नहीं है, बॉड मास कर लोगे ना तुम लोग, कुछ कराना है क्या इसमें? नहीं, फिर भी देख लेते हैं। देखो 7/6 ऑफ 6/7, ये क्या हो जाएगा 1। पहले ऑफ रिजॉल्व करेंगे ना तो ये तो 1 हो जाएगा। 5/4 ऑफ 4/5, ये भी 1, रेसिप्रोकल ऑफ के साथ लिखे हैं। तो कम से कम ये आपको मालूम चल गया कि शुरुआत में जो आपकी वैल्यू है ये 16 छक्का 96/5 है, 5 × 7 है। फिर ये डिवाइडेड बाई ये जो ब्रैकेट है ये है 16/25, यहां डिवाइड लिखा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 25/16। बट ये जो 25/16 है ये ऑफ के साथ है, किसके? इस ब्रैकेट के। तो जरा इसको ध्यान से देखते हैं, 4 चौके 16/9 बनेगा, ये ध्यान से रखना 16/9 बनेगा। तो ये 5/6 आपके पास है, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बनाएंगे तो ये 9/5 हो जाएगा, इंटू यहां पर आपका है 16/9। 9 से ये 9 कटा, 5 से ये 5 कटा, 16/6 आपका है 8/3। इसका इसके साथ ऑफ है, ठीक। तो अब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 बनेगा। तो जो वैल्यू अल्टीमेटली तुम्हारे पास है वो है 96/35 इंटू 25/6। देखो आंसर आ चुका है, क्योंकि सब कुछ कटेगा लेकिन यहां जो 7 का फैक्टर है वो नहीं कट पाया। 7 का फैक्टर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है डिनोमिनेटर में, वो है सी। सी का करेक्ट होना ही होना है। द मोमेंट यू आइडेंटिफाई कि मेरा 7 कहीं कटने वाला नहीं है, डिनोमिनेटर में रहेगा 7 का मल्टीपल एक ही जगह है, वही करेक्ट होगा। बट एनीवे डिवाइड कर लेते हैं, 16 हो गया ये, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 35 आएगा, 50 25 आएगा। कुछ तो गलती करी है मैंने, है ना, आई मेड सम मिस्टेक यार। न्यूमरेटर तो मैच नहीं कर रहा है, बट डिनोमिनेटर से मुझे ये दिख गया है कि मेरा जो आंसर होने वाला है ना उसमें 7 रहेगा, क्योंकि 7 कहीं कट नहीं रहा है। ऑलराइट, तो ये देख लो गलती कहां करी है मैंने, और यही आपको स्किल लानी है शुरुआत में। इस सवाल को ऐसे करने की जरूरत है नहीं कि पूरा बैठ के सॉल्व कर रहे हो। द मोमेंट यू सी दैट ओके ये जो 7 अंदर दिया है ये 1 बनाएगा, ये 1 बनाएगा, ये 7 है, ये कहीं कटने वाला नहीं, क्योंकि अंदर और कहीं 7 है नहीं। तो अंदर कहीं 7 है नहीं तो 7 आएगा नहीं, ये 7 नीचे रहेगा तो ये 28 नीचे रहेगा, यही आंसर करेक्ट है। ठीक है, द ओनली थिंग इज दैट यहां देखो मैंने क्या मिस्टेक मार दी, ये क्यों गड़बड़ हो गया। 25 जो लाया मैं, कुछ तो घोटाला किया है मैंने। देखो सम घोटाला इज देयर, दिस 8/3 इज करेक्ट। अच्छा समझ गया।
दिस वॉज 16/9, फाइन। ओह समझ गया समझ गया, पहले ये रिजॉल्व होगा ना। ऑलराइट, ये अगर रिजॉल्व होगा ना पहले, तो 9/5 बनेगा ना, तो ये 3/2 बनेगा एक्चुअली। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं? पहले इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। तो ये जो ब्रैकेट है आपका 16/25, इसको आप रिटेन करो, और यहां पर जब आप जा रहे हो तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, ये 3/2 बनाएगी, और 3/2 इंटू 16/9 बनेगा। ऑलराइट, इज इट राइट? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? यार इसको देख लेना प्लीज, डिनोमिनेटर 28 होगा ना। अभी अभी सही है सब क्या? अभी भी कुछ उल्टा पुल्टा मैंने लिख दिया है मुझे लग रहा है। यहां डिवाइड का सिंबल था ना, ये वाला, तो ये डिवाइड का सिंबल है, सो सब उल्टा हो जाएगा। राइट, यहां देखो डिवाइड का सिंबल है, मैं इधर उल्टा पुल्टा कर रहा हूं, कोई नहीं, कर लेना यार, छोड़ो, क्या ही दिमाग लगाऊं मैं इसमें। ठीक है, तो इसको देख लेना प्लीज। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा साइन वाइन में उल्टा कर गया, यहाँ ये डिवाइड का सिंबल था, इसको मिस कर दिया मैंने, है ना। फिर इनका ऑफ निकाल के डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर जो होगा वो सी ही होगा, ये मैं पता है, 100% मालूम है हमको। ठीक है, प्लीज कर लेना उसको, कोई लोचा नहीं है, कोई लोचा नहीं है। वो मैंने थोड़ा सा डिवाइड का सिंबल इधर उधर कर दिया, कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, प्लीज आगे का सवाल कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसा दिमाग वाली चीज जो थी वो बता दी मैंने। ठीक है, बाकी गधा मजूरी है, कर लेना तुम। सम अब बजना है, 30 कॉइन है, 50 पैसे या 30 पैसे के, कितने कॉइन होंगे 50 पैसे के? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 30 पैसे के अगर 12.6 रुपए के कॉइन है 30 पैसे के, तो ये कितना हुआ आपका? 42 कॉइन्स है। तो 30 पैसे का मतलब इतना 0.3 रुपया, डिवाइड करोगे तो 42 कॉइन्स आएंगे। अब आप करो, कुछ 50 पैसे के कॉइन्स हैं, कुछ आपके पास 30 पैसे के कॉइन्स हैं। क्लियर? दिस इज गिवन। मैंने जो भी निकाला है क्या, ये 42 कॉइन्स हैं या 42 पैसे हैं? ये 42 पैसे हैं, क्योंकि 30 पैसे यहां लिखे हैं ना, ये 30 कॉइन्स लिखे हैं, सॉरी पैसे नहीं, 30 कॉइन्स लिखे हैं, और ये टोटल अमाउंट है, तो 42 पैसे के कॉइन्स हुए। तो एवरेज जो वैल्यू है ये 42 पैसे है। ये 30 पैसा है, यहां 50 पैसे है, ये 8 बनेगा, और ये आपका 12 बनेगा, 3:2 बन गया। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 30। तो ये वैल्यू आपकी 30 है, 5 छक्के 30 बनेगा, 6 तिरिक 18 बनेगा। बी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। यस यू कैन डू दैट, और यूज एलिगेशन एंड गेट इट। कह रहा है 35 मग लगेंगे एक बाल्टी को भरने में, अगर हम मग्स की कैपेसिटी को 5/7 कर दें तो कितना लगेगा? सो अगर आपने 5/7 कैपेसिटी को कर दिया, तो आपको जो नंबर ऑफ बकेट्स लगेंगे वो 7/5 लगेंगे। सिंपल, 49 हो जाएगा। If you are making capacity 5/7, then you will need 7/5, 35 mugs of water. 49 is the right answer. अच्छा ये देखो, इसमें जो वैल्यू दिख नहीं रही होगी मैं लिख दूंगा। तो ये बेसिकली स्टेट्स है, राजस्थान, केरला यहां दिया हुआ है, राजस्थान, केरला, MP, HP एंड देन हरियाणा। डेथ ऑफ बर्ड्स, ठीक है, तो कुछ बर्ड फ्लू का सवाल है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, कितने कितने डेथ हुए बर्ड्स के? 800, 1050, 700, 550, और यहाँ क्या है 850। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? आर यू गेटिंग दिस? फाइन, ऑलराइट। सकेत अपना कोड दूसरों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि अपना कोड अगर आप शेयर करोगे तो आपका कोड खत्म, आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, एक कोड एक ही बार यूज होगा।
और अपना कोड अगर आपने दे दिया किसी और को तो आपका कोटा पूरा। ऑलराइट, लेट अस गो अहेड। सो ये ध्यान रखिएगा, सवाल देखिएगा। कह रहा है डेथ ऑफ बर्ड्स इन केरला वर ग्रेटर देन इन एचपी बाई, केरला एचपी, और ये केरला हो गया, एचपी हो गया, तो ये हो गया 500 बटे 550, कितना परसेंटेज है, डिवाइड कर लेते हैं, 10/11 आ जाएगा। 10/11 इज 1 - 1/11, 100% माइनस 9.09%। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। सो बी इज द राइट आंसर, 90.91%, 90.91%। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ डेथ्स इन राजस्थान, केरला एंड एचपी। सो राजस्थान ये है आपका, केरला आपका ये है, एचपी आपका ये है। कह रहा है इसका बताओ एवरेज क्या है, जोड़ के 3 से डिवाइड करना है। इसको जोड़ोगे तो मिलेगा 1600 और 800 2400। तो 2400 बटे 3 कितना हो गया तुम्हारा, 800। ए ऑप्शन, क्लियर, ए ऑप्शन। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। करेक्ट टेबल दिया है, इसमें कुछ सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है लाख में। आइटम्स है मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, डेटा मैं फिर से लिख दूंगा, चिंता मत करो। करेक्ट, दिसंबर में अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू केम फ्रॉम मास्क। दिसंबर मास्क से कितना रेवेन्यू आया, कितना परसेंटेज। मास्क की वैल्यू दिया है 38 बटे टोटल दिया है 58, ये टोटल कितना है 58। इसका परसेंटेज तुम्हें बताना है कितना है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, आप कहोगे ये है भैया 19/29। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप इस वैल्यू को लगभग 30 मान लो, मैं इसको लगभग 30 मान रहा हूं, अगर मैंने इसको 30 माना तो देखो परसेंटेज कितना आएगा। परसेंटेज आपका आएगा सिंपली 3 × 6 = 18, राइट। 60% जो आपका होगा वो 18 होगा, प्लस आपका कितना मिलेगा, आपको 1/30 और मिलेगा। 1/30 आपको मालूम है 3 कुछ % होता है। तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली 63% आ रहा है, बट आपको पता है अगर 30 की जगह 29 होगा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, लिटिल मोर देन दैट, लिटिल मोर देन दैट। अब आप कहोगे लिटिल मोर में क्या, ये 63 जो है 69 नहीं हो जाएगा, फिर वो लिटिल नहीं हो, बहुत ज्यादा है, 70% के आसपास आप कह रहे हो। 69 इज 70 अराउंड। 70 से मल्टीप्लाई करके देखो जरा, इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 30 × 7 - 7, 210 - 7 कितना होता है, 203 होता है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स नॉट, 19 इज नॉट क्लोजर टू 20.3, इसलिए आंसर क्या होगा, 66%। आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप 29 का 2/3 काउंट करके देख लो, 3 × 9 = 27, ठीक है, इंटू 2/3 9.66। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग 19.3 के आसपास है। मेक्स मोर सेंस। 66.66% जो है वो 19.3 है, उससे थोड़ा सा कम, सी ऑप्शन। यहां पर व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेल्स रेवेन्यू ऑफ सैनिटाइजर इन नवंबर टू टोटल रेवेन्यू इन जनवरी। सैनिटाइजर इन नवंबर इज 17, टोटल रेवेन्यू इन जनवरी इज 68, 1:4। डी ऑप्शन, ठीक है। सो दैट वाज मॉक 14, इट्स ओवर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग today's class. See you all on Friday with mock 15. Try before watching the discussion. एक बार ट्राई करो, करते हो कि नहीं, पहले आप लोग सॉल्व करके आते हो कि नहीं मॉक? कितने लोग मॉक को सॉल्व करके आते हैं घर पे? इसको पहले कर लेते हो ना बैठ के, कि नहीं करते हो? करोगे तब बहुत सीखोगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप देखोगे अच्छा इसको ऐसे कर सकते थे। ये मिक्स क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा फायदा देंगे, सबसे ज्यादा फायदा देंगे, बिकॉज हियर वी आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स। ब्लू रे वाला चश्मा आता है कोई, ठीक है, जरूर लूंगा। मेरा डॉक्टर ही खराब है, उसको बदलना पड़ेगा। उसको जब भी बोलता हूँ मुझे आंखों में दिक्कत हो रही है, वो 4 दवाएं देके, ड्रॉप देके कहता है गो, ठीक हो जाएगा।
कुछ नहीं है, चश्मे से कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको? सुन लो कहानी, फिर जाता हूं। एक्चुअली आपके बैच में इतना टाइम नहीं मिलता कहानी सुनने का, बाकी बैचेस में सुनाता हूं, ठीक है। तो कहानी ये है कि एक समय था जब मैं 9th या 10th क्लास में था, मुझे याद है। तो उस समय ये होता था कि जो बच्चे चश्मा लगा के पढ़ते थे ना, उनको सोसाइटी समझती थी कि बड़े पढ़ने वाले बच्चे, बोलते थे देखो इसको पढ़ते पढ़ते चश्मा लग गया। अच्छा, मैं पढ़ने वाला इतना लड़का नहीं था। मुझे ना ये था कि मैं मन करता था तो मैं पढ़ता था और मैं चीजों को सीख लेता था, थोड़ा स्मार्टली काम करता था। मैं खूब बहुत हार्डवर्क वाला आदमी नहीं था, बड़ा दिखाने के लिए मैं हार्डवर्क भी करता था, क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को लगना भी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। अगर लगेगा नहीं तो मानेंगे नहीं। इससे मतलब नहीं है कि तुम्हें आता है, तुमने होमवर्क कर लिया है, नहीं 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 नहीं, उनको लगना भी चाहिए कि मेहनत कर रहा है। तो मैं बैठ के टाइम पास करता था, कॉपी लेके किताब लेके बैठा रहता था दिन भर, कॉपी के अंदर कुछ भी करता था। उस समय ईमेल उमेल का जमाना नहीं हुआ करता था, तो हम लोग लव लेटर लिखा करते थे, नॉट टू गिव एनीवन। कभी किसी को दिया नहीं, एक बार दिया मैंने, वो भी रिजेक्ट हुआ, वो बहुत बात की बात है। 9th-10th में जब लिखते थे हम, तो किसी को देते नहीं थे, बस लिखते थे, लिखते थे, बाद में फाड़ के फेंक देते थे, ठीक है, तोड़ मरोड़ के आग लगा देते थे कि कोई पढ़ ना ले, काइंड ऑफ। तो घंटे हम काउंट करा देते थे कि हम देखो पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये आइडिया लगा, मैंने किसी से सुना, बोले कि यार देखो उस मिश्रा जी के लड़के को चश्मा लग गया पढ़ते पढ़ते। मैंने कहा ये बिल्कुल सही सटीक चीज है, चश्मा लगा लो तो वैसे ही एक सर्टिफिकेट मिल गया कि बड़े पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अब मेरे को लेना है चश्मा। सवाल यह थी कि आंखें 6x6 और चाहिए चश्मा। चैलेंज है कि नहीं है? 6x6 साइज, नो प्रॉब्लम, बट यू नीड चश्मा। वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। महीना भर मुझे लगा ये सिचुएशन क्रिएट करने में कि मेरे को आंखों में प्रॉब्लम है। मैंने कहा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, किताब लेके ऐसे पढ़ता था मैं, ऐसे मुझे लिटरली कुछ दिखता ही नहीं था, बिकॉज मैं इतना करीब था कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन किसको पता कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यही तो बेस्ट चीज है। सो मैंने पहले तो घर वालों को यह विश्वास दिलाया कि देखो मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, मुझे चश्मा चाहिए, ठीक। वैसे भी घर वाले मेरे पर शक बहुत करते थे, उनको पता था बहुत ही शैतान और शरारती लड़का है, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो उन्हें शक था कि ये झूठ बोल रहा है, पर मैंने मजबूर कर दिया उनको। मैंने कहा मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, क्यों कर रहे हो ऐसा? पढ़ते 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 मेरी आंखें खराब हो गई हैं, मेरे को चश्मा चाहिए वरना मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं। तो फाइनली क्या हुआ कि मुझे ले गए डॉक्टर के पास, ठीक है। मुझे डॉक्टर के पास ले गए, मैंने डॉक्टर को बताया कि देखो मेरे को बहुत दिक्कत होती है, आंखों से पानी गिरने लगता है, ये होने लगता है, वो होने लगता है। मुझे ये था कि चश्मा लेना है मुझे, बस 0.25 पावर और जो भी लगा देगा ठीक है, लगा लेंगे, कम से कम लोगों को लगेगा कि मैं पढ़ने वाला लड़का हूं, दैट्स अ गुड थिंग। फिर आई टेस्ट होना शुरू हुआ। अब वो आई टेस्ट में जो सब दिख रहा था वो दूर से, जितनी डिस्टेंस पे उसने बैठाया था ना, सब कुछ दिख रहा था, एवरीथिंग। उसने बोला दिख रहा है? मैंने कहा नहीं। मैं कहा ऊपर के कुछ दिख रहे हैं जो बड़े बड़े, नीचे वाले नहीं दिख रहे हैं, जबकि मुझे सब दिखाई दे रहा था। फिर उसने टेस्ट करना शुरू किया, ग्लास लगा लगा के, ठीक है। फाइनली मैंने अपनी एक पावर सेलेक्ट करी। मैंने कहा बस, दिख तो सब में रहा था, बल्कि वो लगा रहा था तो उल्टा नहीं दिख रहा था मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरी आंख तो सही थी। तो मैंने कहा बस। जब उसने खूब खेल कर लिया तो मैंने कहा एक तो पकड़ना पड़ेगा, तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा सर ये बिल्कुल सही है, सटीक। उसने कहा डन, ठीक है। 2-3 बार और उसको टेस्ट कराया लगा के, लेफ्ट राइट आई, बोला दिस पावर इज बेस्ट सुटेबल टू यू, ऑलराइट। सो आई वॉज वेटिंग आउटसाइड, आई गॉट माई पावर। उसने मेरे पिताजी को बुलाया और मुझे भी बुलाया साथ में, और बोला इसको सबसे बेस्ट दिखाई दिया है 0 पावर पे, यानी इसकी आंखें चकाचक हैं, ठीक है। और मेरा सारा जो प्लान है ना धराशायी हो गया। डॉक्टर ने क्या कर दिया, चालाकी, सारे पावर लगा लगा के बीच में 0 घुसा दिया,
और मुझे ये भी था कि मैं ऐसी पावर ना ले लूं कि साला कुछ दिखे ही ना उससे, कुछ तो दिखना चाहिए। मैं अगर ऐसी पावर ले लूंगा कि कुछ दिखेगा भी तो भी वो नहीं लगा सकता मैं, तो मुझे ऐसा भी सिलेक्ट करना था जिसे थोड़ा थोड़ा दिखे। 0 लगा दिया उसने बीच में और मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, और फिर मेरा सपना टूट गया उस डॉक्टर की वजह से। ठीक है, सो दैट वाज ए स्टोरी। याद आ गया चश्मों की बातों से कि ऐसा भी हुआ था एक बार, है ना। ऑलराइट, तो अब मुझे जब डॉक्टर बोलते हैं तो मैं मान लेता हूँ। वो कहते हैं तुम्हें जरूरत नहीं है, तो मैं कहता हूँ ठीक फाइन, डॉक्टर की ही बात मान लेते। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास फ्राइडे 5 PM। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अगर करना है SSC CGL या फिर CHSL क्रैक, तो पकड़िए सही ट्रैक। इन एग्जाम्स में सफलता की दर 0.1% से भी कम है। सो ऐसे एग्जाम्स को निकालने के लिए आपको चांस नहीं लेना है, एक अच्छी तैयारी करनी है। एग्जामो लेकर आया है आपके लिए एग्जामो प्रो का एनुअल सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मिलते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, और वो भी हर सब्जेक्ट के सबसे बेहतरीन टीचर्स के द्वारा। एग्जामो प्रो सब्सक्रिप्शन आपको हर तरह का कंटेंट प्रोवाइड करता है जो आपको एग्जाम निकालने में आपकी मदद करेगा। सो देर किस बात की, डरना नहीं है। एग्जामो प्रो सब्सक्रिप्शन के साथ सरकारी नौकरी क्रैक करना है, तो अभी एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करें।